नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं रहा क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वही हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। वर्ल्ड वाली बुक इस बार कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट चैप्टर है आपका। चैप्टर नंबर है 6। लास्ट चैप्टर आपका है ये। और इस चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। और मेरा नाम है तुषार और नया कोर्स था ये, हम शुरू कर रहे थे। तो चलिए बिना देरी किए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम इसमें क्या क्या पढ़ने में, इसमें ग्लोबलाइजेशन का मतलब, उसके कारण, उस पर डिबेट्स, ये सब उसमें पढ़ना है। अब आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा घटा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पुराने सिलेबस के हिसाब से भी थोड़ा कुछ पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपको समझ जब ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात दोस्तों, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है और किन कारणों से वैश्वीकरण इतना फला फूला, इतना आगे बढ़ा। तो वैश्विक बुक की लैंग्वेज से अगर हम देखें तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह मतलब फ्लो, फ्लो मतलब एक जगह से दूसरी जगह बढ़ना, जो निम्न तरह का हो सकता है। इन 4 तरह का ये फ्लो हो सकता है। प्रवाह, विचारों का अधिक देशों में पहुंचना, एक विचार एक से दूसरे देश में पहुंच गए। वस्तुओं का एक से अधिक देशों में पहुंचना। ठीक है, जैसे हम व्यापार करते हैं तो वस्तुओं का व्यापार करते हैं, वस्तु का एक देश से दूसरे देश पहुंचना। पूंजी का एक देश से दूसरी जगह पहुंचना। जो आज इंडिया में जितने भी प्रोडक्शन होता है उसमें विदेशी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बेहतर रोजगार की तलाश में व्यक्ति का अलग अलग देशों में पहुंचना, रोजगार की तलाश में या फिर कोई स्वास्थ्य सुविधाओं के वजह से या पर्यटन के वजह से ही व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में पहुंचता है। तो ये सब किस कारण सफल हो पाया है? ये वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण ये सब सफल हो पाया। अब ये तो हो गई बुक की लैंग्वेज। अब हम सीधे सीधे शब्दों में क्या कहें? सीधे सीधे शब्दों में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है एक देश का विश्व के सभी देशों के साथ एकीकरण। एकीकरण मतलब मिलना, किसी भी एक देश का कई सारे देशों के साथ मिलना। ठीक है, इसके कारण क्या है, किन कारणों से वैश्वीकरण इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है? एक तो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के विकास के कारण, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण वैश्वीकरण इतना आगे बढ़ा है। टेलीफोन, टेलीग्राफ, इन सब का आविष्कार हुआ है। एक देश से दूसरी जगह हम वीडियो कॉल तक पर बात कर सकते हैं। और मुद्रण तकनीक, छापी मुद्रण तकनीक के कारण। ठीक है, ये 3 कारण वैश्वीकरण के हैं, आप लिख सकते हैं एग्जाम में अगर पूछे जाए तो। अब वैश्वीकरण के कुछ इम्पैक्ट भी पड़े। वैश्वीकरण के क्या परिणाम हुए? सिर्फ इंडिया पर नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व के अलग अलग देशों पर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। सरकार की नीतियों, कार्यों और भूमिका में बदलाव आ रहा है। मतलब सरकार काम तो कर रही है, अलग अलग तरह से वो काम कर रही है, वो अलग तरह की नीतियाँ आती है और उनके कार्य करने का ढंग थोड़ा अलग हो गया है। उद्योगों में सरकार थोड़ा कम हस्तक्षेप कर रही है। जो उद्योग हैं, उद्योग होते हैं प्रोडक्ट, वो फैक्ट्रीज़ में, उनमें सरकार थोड़ा कम हस्तक्षेप कर रही है, थोड़ा कम इंटरप्ट कर रही है। सरकार कल्याणकारी राज्य की धारणा से हटकर न्यूनतम हस्तक्षेप वाली नीति अपना रही है। इसका मतलब है सरकार समाज कल्याण में कम ध्यान दे रही है, वो अर्थव्यवस्था में कम से कम अपना हस्तक्षेप करेगी। तो ये है वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम। ये है सरकार पे परिणाम, मतलब सरकार के पास नई तकनीक आ रही है जिससे वह नागरिकों पर नियंत्रण रखती है। सरकार कुछ क्षेत्रों से अपने आप को सीमित रखती है। मतलब सरकार हर क्षेत्र में अपनी भूमिका नहीं निभाएगी, सिर्फ कुछ क्षेत्र में अपने आप को सीमित रखेगी। जैसे कानून व्यवस्था या नागरिकों को सुरक्षा देना, इन कामों तक बस। तो ये तो हो गए वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम। अब देखते हैं आर्थिक परिणाम। अब इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़े थे पूरे विश्व के देशों पर, वो क्या थे? मुक्त व्यापार बढ़ा है, कई सारे देशों के बीच हमने पढ़ा कि मुक्त व्यापार बढ़ा है। आयात से प्रतिबंध हट रहा है, कि आयात से प्रतिबंध हट रहा है। आयात पे प्रतिबंध लगा रखे होते हैं ना, कि हम इन देशों से हम करेंगे नहीं, हम खुद ही बनाएंगे। तो ऐसा हो रहा है। पूंजीवाद देशों को लाभ हो रहा है। जो वैश्वीकरण का जो लाभ है ना, ये सिर्फ पूंजीवादी देशों को हो रहा है। जो समाजवादी देश या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनको इतना ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा। विकसित देश अपना वीज़ा और कठोर बना रहे हैं। जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जो देश हैं, ये अपना वीज़ा जो होता है ये और ज़्यादा कठोर बना रहे हैं। निजीकरण और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लेकिन लाखों लोगों को रोज़गार मिल तो रहा है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के कारण लाखों लोगों का रोज़गार ख़त्म भी हो रहा है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। जितना रोज़गार मिला है ना, उतना रोज़गार ख़त्म भी हुआ है।
बाज़ार की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, मतलब कंपटीशन बाज़ार में, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं अपना पर्सनल व्यू दूँ तो भाई ये जो वैश्वीकरण है इसका कारण ये पूंजीवाद और निजीकरण जो है ये सिर्फ अमीर देशों को इसका फ़ायदा हुआ है। पूंजीवादी और निजीकरण से जो अमीर देश है या अमीर तबका है सिर्फ उसी को लाभ होता है, गरीब तबके को इसका ज़्यादा लाभ नहीं होता है। अब आगे पढ़ते हैं इसके सांस्कृतिक परिणाम क्या है, इसका लोगों की संस्कृति पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है। खान पान में बदलाव आया, आप देखते हैं कि रोल मोमोज़ वाले हर कोई रेडी लगा रहा है, तो रहन सहन में बदलाव आ रहा है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बढ़ रहा है। संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है, भाई संस्कृति लोग अपनी पश्चिमी संस्कृति के चक्कर में अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, तो ये गलत है। भाई पश्चिमी संस्कृति भी अपनाओ लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो, ये गलत है। महिलाओं की स्थिति में कमी और सुधार दोनों आए हैं। कमी का मतलब क्या और सुधार का मतलब क्या? देखिए, सुधार का मतलब है कि महिलाएं भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में अपनी बराबर की भागीदारी देने लगी हैं। महिलाएं भी काफ़ी डेवलप होने लगी हैं। एजुकेशन के मामले में किसी भी फील्ड में महिलाएं अपना पूरा योगदान देती हैं। और कमी से मेरा मतलब है कि जैसे आप टीवियों में, मैगज़ीनों में देखते हैं कि कई सारी जो मॉडल्स होती है उनका इस तरह से फ़ोटोशूट होता है, तो फिर कुछ लोगों का दिमाग ऐसा होता है कि वो हर महिला को, हर लड़की को ऐसे अपनी उपभोग वस्तु के रूप में वो देखते हैं। तो ये चीज़ कुछ महिलाओं के साथ गलत भी हुआ है और सही भी हुआ है। ऐसे है, महिलाओं की स्थिति में बदलाव आए हैं, चाहे वो पॉजिटिव बदलाव हो या नेगेटिव बदलाव हो, आए हैं। लोग विदेशी फिल्में, संगीत, त्योहारों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जैसे लोग बहुत सारे जस्टिन बीबर के रैप जो होते हैं खूब सुनते हैं। एवेंजर फिल्म का बहुत क्रेज़ हुआ था इंडिया में जब एवेंजर्स एंड गेम आई थी। और त्योहारों की तरफ जैसे क्रिसमस वगैरह और ये वैलेंटाइन डे, फलाना डे, ये सब डेज जो होते हैं ये सब पश्चिमी संस्कृति के ही त्यौहार हैं, तो इनका ज़्यादा क्रेज़ हुआ है। और हाँ, एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, रूढ़िवादिता ख़त्म हो रही है। रूढ़िवादिता मतलब क्या? जो लोगों के दिमाग में एक विशेष ख्याल रहता था, किसी जाति धर्म का भेदभाव या महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे जो विचार थे वो लोगों के ख़त्म हुए। वैश्वीकरण के जो है पूरे देश पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। ठीक है, मतलब अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। अब हम बात करते हैं कि अपने भारत पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़े, अपने भारत का क्या हाल हुआ वैश्वीकरण के कारण। भारत का इतिहास वैश्वीकरण से बहुत ही पुराना है। भारत ब्रिटेन को उपनिवेश रहा है, मतलब ब्रिटेन ने हमारा शोषण किया था, हमको गुलाम बनाया था। भारत कच्चे माल का निर्यात करता था तथा बने बनाए माल को आयात करता था। जिस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब जो कच्चा माल था, हमारे इंडिया के जो रिसोर्सेज थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जाती थी अपने यहाँ पर, और वहाँ से तैयार माल लाके यहाँ के बाज़ारों में बेचती थी। भाई कच्चा माल एक्सपोर्ट करना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। भाई तैयार माल एक्सपोर्ट करो तो सही भी है, कच्चा माल से कोई फ़ायदा नहीं होता। 1947 आज़ादी के बाद भारत और ब्रिटेन के अनुभवों के अनुसार भारत ने सोचा कि अब हम वस्तु आयात नहीं करेंगे बल्कि हम उन्हें यहीं पर बनाएंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तो भारत ने सोचा कि अब हम वस्तु आयात नहीं करेंगे, मतलब हमने आयात पर जो था वो प्रतिबंध लगा दिया था, आयात रोक लिया था। अब हम जो भी वस्तु हम बाहर से लाते थे उनका हम इंपोर्ट करते थे, अब हम उन्हें अपने यहीं बनाएंगे तथा कच्चे माल को निर्यात नहीं करेंगे। भाई अगर हम कच्चे माल को बेच देंगे तो हमें बनाने के लिए क्या मिलेगा? अगर हम अपने रिसोर्सेज कहीं दे देते हैं, बेच देते हैं, तो हमें बनाने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना, ताकि हमारे उत्पादक भी इन चीज़ों को बनाना सीखें। इससे क्या हुआ, कुछ देशों ने तरक्की की तथा कुछ देश डूब गए। भारत बाकी देशों की तुलना में पिछड़ गया। इसके भारत जो वैश्वीकरण है इसकी वजह से कुछ देशों ने तरक्की भी की और बहुत से देश डूब भी गए। कुछ देश थे जिसमें भारत उन देशों की तुलना में पिछड़ गया। 1991 में हमने जो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अगर आप कहो तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने 1991 में अपनाए थे जब हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बहुत ही एकदम ख़त्म होने को थी। उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव हमारे पीएम थे और मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, 1991 के टाइम पर। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए
नई आर्थिक नीति बनाई गई जिससे भारत को लाभ हुआ। इससे हमको बहुत लाभ हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों को भी वैश्वीकरण से लाभ हुआ है। जो विकासशील देश हैं, जो अपना विकास कर रहे हैं, उनको भी वैश्वीकरण से लाभ हुआ है। ठीक है। अब वैश्वीकरण के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े पूरे विश्व पे? संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, ये मैंने बता दिया है। संस्कृति पर भी लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, वो पश्चिमी संस्कृति के चक्कर में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में वो अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी भी संस्कृति बचा कर रखनी है। लोग अपनी पुरानी संस्कृति खोते जा रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसका विरोध चल रहा है। जो वैश्वीकरण है ना, इसका विरोध भी चल रहा है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विरोध में, इसके विरोध में एक WSF कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। अभी WSF क्या है ये अब मैं आगे बताऊंगा, आगे की स्लाइड में। वामपंथी, जो वामपंथ लोग होते हैं, इन पक्षों, इन्होंने भी इसका विरोध किया है। और राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य को कमज़ोर होने की चिंता है। मतलब राजनीतिक अर्थों में कहे तो राज्य मतलब जो शासन है, सरकार है, सरकार के कमज़ोर होने की चिंता है कि वैश्वीकरण के कारण जो सरकार है वो और कमज़ोर होती है, ऐसा वामपंथी लोगों का कहना है। इसका जो विरोध है वो वामपंथ विचारधारा के लोगों ने भी किया है और दक्षिणपंथ विचारधारा के लोगों ने भी किया है। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि वामपंथ विचारधारा कौन होते हैं, दक्षिणपंथ विचारधारा के कौन होते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो ले आऊँगा। ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति को हानि होगी, मतलब जो अपनी पुरानी संस्कृति है उसको हानि होगी। हम पश्चिम बनने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा हम वेस्टर्न कल्चर अपनाने के चक्कर में हम अपनी संस्कृति खोते रहेंगे। वर्ल्ड सोशल फॉर्म, जो WSF है, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। जो WSF है, इस पर खूब विरोध चलता है वैश्वीकरण का। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता आते हैं। कौन कौन आते हैं? जो ह्यूमन राइट्स वर्कर होते हैं और पर्यावरण वाले जो मजदूर होते हैं, युवा, महिला, ये सब आते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध हुआ, जिसका कारण था आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके का विरोध हुआ। जो ताकतवर देश हैं जैसे अमेरिका, चाइना वगैरह, ये सब व्यापार में अनुचित तौर तरीके अपनाते हैं, तो इनका विरोध हुआ था 1991 में। कहाँ? सिएटल में। ठीक है, सिएटल एक देश है वहाँ पर। अब मैं बताता हूँ वर्ल्ड सोशल फॉर्म, WSF क्या है। जो WSF है ना, वर्ल्ड सोशल फॉर्म, ये वैश्वीकरण के विरोध के लिए ही एक विश्वव्यापी मंच बनाया गया था, जिसपे कई सारे देश आकर मिलते हैं, वाद विवाद होता है। कब बना था ये? 2001 में बना था, जून 2001 में। पहली समिट भी, मतलब पहली बैठक भी इसकी 2001 में हुई थी, पोर्टो अल्गोरे में। कहाँ है ये ब्राज़ील में एक जगह है, पोर्टो अल्गोरे में। और इसकी चौथी समिट हुई थी, वो हुई थी 2004 में अपने इंडिया में, मुंबई में। ठीक है। तो अब भैया हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। लाइक, कमेंट, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर आ जाए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर ज्वाइन करो, इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।